A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 27 अप्रैल 2021 है, दिन है ट्यूसडे. आज हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम न्यूज़ आइटम्स देखेंगे, फिर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये देखेंगे. अनफेयर एंड डेंजरस, दिस वन इज़ अबाउट कोविड वैक्सीन. फिर हमारे पुलिस पर्सोनल को बचाने की आवश्यकता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है. क्यों? वैसे तो पुलिस सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पुलिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात क्यों कर रहे हैं. सेकेंड वेव और इसकी इम्पैक्ट न्यूट्रिशन के ऊपर क्या होगी, और न्यूट्रिशन की इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर होगी. विल टॉक अबाउट इट. और द क्राइसिस दैट्स कमिंग, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा है. एक डॉक्टर ने ये आर्टिकल लिखा है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग सजेशंस इसमें दिए हैं, और अगर ये सजेशंस को हम फॉलो करें तो डेफिनेटली ये कोविड के खिलाफ जो एक लड़ाई है, ये लड़ाई हम आसानी से जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे. विल टॉक अबाउट इट. और फिर MCQs भी हैं. अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप. अगर आप स्मार्टफोन या फिर टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं, देन यू कैन यूज़ या फिर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज़ studiiq.com. ये दो सोर्सेस हैं, studiiq.com वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप. ये दोनों सोर्सेस से आपको हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. डियर फ्रेंड्स, आज हनुमान जयंती है. तो सबसे पहले तो मैं इस बहुत ही एक पवित्र दिन पर आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा. और हनुमान चालीसा जो हैं, आई एम श्योर आपको पता ही होगा उसके बारे में. आप में से बहुत सारे लोगों को तो वो कंठस्थ भी होगी. तो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार. बल यानी कि स्ट्रेंथ, बुद्धि यानी कि यू कैन से विजडम, इंटेलिजेंस, विद्या यानी कि नॉलेज. बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार. कि हे हनुमान जी, मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए. राइट, ये बल बुद्धि विद्या का मुझे वरदान दीजिए. बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जीवन के प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये तीन चीज़ों से, बल बुद्धि और विद्या से सॉल्व हो जाएंगे. आप मुझे बस ये तीन चीज़ों का वरदान दीजिए. तो ये हैं इन दो जो पंक्तियां हैं, दो जो लाइंस हैं, उनका ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब है. तो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस. आज की पहली खबर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, उन्होंने USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब के साथ एक थरो डिस्कशन की कोविड-19 सिचुएशन को लेकर. दोनों नेताओं ने बातचीत की है. एंड आई एम श्योर जो USA ने कुछ वैक्सीनेशन को लेकर कुछ एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा है, तो उनको भी कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो डेफिनेटली एक टॉप लेवल की लीडरशिप ने अब बातचीत की है. तो आई एम श्योर एक पॉजिटिव खबर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी. US President Joe Biden assures to provide assistance to India to deal with COVID pandemic. अब उन्होंने एक एश्योरिटी दी है. ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसी चीज़ से इवॉल्व हुई ये खबर है. तो मैंने ये जानबूझकर ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, अभी उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें कब देखने को मिलता है. हमारे देश में 14.5 करोड़ COVID-19 वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो दिए गए हैं. फिर एक सिचुआन एयरलाइंस हैं, ये चाइना की, जैसे भारत की एयर इंडिया है उसी हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट की जो एयरलाइंस हैं, उन्होंने एक यू टर्न लिया है. यू टर्न इन द सेंस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. वो पहले भारत में ये कोविड मैनेजमेंट को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें भेजने वाले थे, फिर उन्होंने कहा कि अब ये हम कैंसिल कर रहे हैं. तो इस कैंसलेशन की वजह से चाइनीज़ सरकार की जो एक छवि है उसके ऊपर एक डेफिनेटली एक दाग लगा है.
वैसे तो ये एयरलाइन ने ये कहा कि हमने इसीलिए ये जो कार्गो प्लेन है उसको कैंसिल किया क्योंकि हम और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, उसमें कुछ और बदलाव करना चाहते हैं। ये एक शायद बहाना बनाया है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। कर्नाटका ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो आज से इम्पोज कर दिया है और केरला ने भी एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज किए हैं। दुखद खबर है कि इंडोनेशिया की जो सबमरीन लापता हो गई थी उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं और ये 3 टुकड़े जो हैं वो सी बेड पर मिल गए हैं। तो माय प्रेयर्स फॉर ऑल दोज ब्रेव इंडोनेशियन सोल्जर्स और उनके परिवारजनों के लिए और इंडोनेशिया के लोगों के लिए एक प्रार्थना है कि वो इस दुख को सह सकें। सिंगापुर और हांगकांग जो हैं वो एक दूसरे के बीच में ट्रैवल बबल की शुरुआत करेंगे। मैंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देकर समझाया था कि व्हाट इज़ ट्रैवल बबल। फिर ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। तो ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, इसके अलावा दूसरे भी ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड, एक्ट्रेसेस के अवार्ड। तो ये जो अवार्ड्स हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके ऊपर से यूपीएससी में तो नहीं लेकिन दूसरी एग्जामिनेशन में आपको शायद यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है प्रश्न। कई बार फिल्म के साथ जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बांग्लादेश अपना लॉकडाउन 5 मई तक एक्सटेंड करने वाला है। फिर जो हज हाउसेस हैं उनको कोरोना केयर सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा। आरबीआई ने यह कहा कि कोविड पेंडेमिक की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि महंगाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिर आयुर्वेदा यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए सरकार ने नई कोविड-19 गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं। और भारत जिस प्रकार से मेडिकल सप्लाईज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा है कि हम इंडिया को मेडिकल सप्लाईज़ प्रोवाइड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने देश के सभी लोगों के साथ हनुमान जयंती की ग्रीटिंग्स जो हैं वो शेयर की हैं और WHO ने एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी अनवेल की है। इसमें टारगेट ये है 50 मिलियन लाइव्स बाय 2030। ये कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इट्स अबाउट दूसरे जो मीजल्स, पोलियो, येलो फीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं। तो कोविड-19 की वजह से ये जो दूसरे रोगों के साथ जुड़ी हुई जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी ये थोड़ी स्लो हो चुकी है। तो इसको भी एक कंटिन्यूएशन में रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातचीत WHO ने बताई है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स। आज का जो पहला आर्टिकल है, प्रायोरिटाइज फर्स्ट डोज, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब 1 मई 2021 से अभी कुछ ही दिनों के बाद, जब आई थिंक 28 इजंट इट, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर 28 यानी कि कल से हम सब जो यंगस्टर्स हैं जिनकी एज 18 से लेकर 45 के बीच में है, तो हम सब वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। हम एक अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे और उस सेंटर पर जाना है और हमें अपना फर्स्ट डोज जो है वो लेना है। तो ये वैक्सीन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्रॉम 1 मई। और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन का इस्तेमाल हमारे देश में हुआ है, 90% जो कवरेज है दैट इज़ ऑफ कोविशील्ड, जो SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। अब खबर ये आ रही है या फिर बातचीत ये चल रही है कि 2 डोजेस के बीच में जो गैप है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले जब वैक्सीनेशन का रोल आउट हुआ तब 45 या फिर उससे ज़्यादा की एज वाले लोग या फिर 45 के ऊपर जो पहले सीनियर सिटीजन्स को दी जाती थी, फिर 45 और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को कवर किया गया। तो उसमें ये कंडीशन थी कि स्टार्टिंग में क्या था कि 28 डेज़ आपने फर्स्ट डोज लिया, उसके 28 डेज़ के बाद यानी कि 4 हफ्तों के अंदर आपको अपना जो सेकंड डोज है वो ले लेना है। फिर इसको एक्सपांड किया सरकार ने, 45 डेज़ से 56 डेज़ कर दिया कि इतने हफ्तों के अंदर आपको, लगभग आप पकड़ लीजिए 7 से लेकर 6 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में आपको वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज है वो ले लेना है। अब यूनाइटेड किंगडम जो है, जो यही कोविशील्ड ही इस्तेमाल करता है, उसका नाम शायद अलग है वहाँ पर, लेकिन ये ये यूके जिसने इसी प्रकार की वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने जो रेकमेंड किया है टाइम दैट इज़ 12 वीक के फर्स्ट डोज और दूसरे डोज के बीच में
12 हफ्तों का वक्त होना चाहिए। अब यूके ने अपने 49.4% पॉपुलेशन को, लगभग 50% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज जो है वो दे दिया है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक रिपोर्ट सामने आया है कि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया था, उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड हुआ है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी टीवी चैनल्स पर देखें, और जो लोकल डॉक्टर्स हैं, राइट, मैं जिस शहर में रहता हूँ तो यहाँ पर राजकोट के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, उनका टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है उनको जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इतना माइल्ड हुआ है कि वो अपने घर पे ही ठीक हो गए, राइट। तो कोई सीरियस सिचुएशन जो है वो देखने को नहीं मिली। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यूके हैज़ डन। यूके ने अपने 50% लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया है। फ़िलहाल यूके की सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में भी है, और 12 हफ्तों का जो गैप है, तो अब बहुत सारे वैक्सीनोलॉजिस्ट जो हैं, कनाडा के वैक्सीनोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप 4 महीनों का गैप रखिए। 4 महीनों का गैप, 12 हफ्ते यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 3 मंथ्स। कनाडा ये कह रहा है कि 4 हफ्ते यानी कि 4 महीनों का भी गैप अगर आप रखेंगे तो भी कोई इश्यू है नहीं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट डोज जो है वो आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे। तो इससे कोविड के इन्फेक्शन अगर होंगे भी तो बहुत ही माइल्ड होंगे, हमें आईसीयू या फिर ऑक्सीजन और इस लेवल पर जाने की, मीन्स होपफुली हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे यंगस्टर्स नहीं पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको वैक्सीनेशन बनाने का जो वक्त है वो भी मिल जाएगा कि जो सेकंड डोज देना है तो उस टाइम पर इनफ वैक्सीनेशन होगी कि हम सभी को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, और कहते हैं कि 1 डोज इज़ बेटर देन नन, कि अगर आपने फर्स्ट डोज भी ले लिया है तो इट इज़ फार बेटर देन नो डोज एट ऑल। तो लेट्स होप कि ये जो कनाडा, यूके या फिर दूसरे भी ऐसे देश होंगे, आई एम श्योर, यहाँ पर तो 2 देशों के एग्जाम्पल हैं, तो ऐसे दूसरे देशों के अच्छे एग्जाम्पल से हम भी कुछ ऐसे बदलाव करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दे सकें। अनफेयर एंड डेंजरस, अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू बी वेरी टू द पॉइंट। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि कैसे गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, SII और फिर जो भारत बायोटेक है, उनको ये बता दिया है, हमारे देश में 2 कंपनीज हैं जो कोविड वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि आप जितने भी डोजेस बनाए, लेट्स से कि आपने 100 डोजेस बनाए, तो 100 में से 50% यानी कि 50 डोज आपको हमें देने हैं। बाकी के जो 50 डोज हैं वो फिर आप स्टेट्स, अलग अलग राज्य जो हैं, और फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप दे सकते हैं। अब होगा क्या कि 50% डोजेस जो हैं वो गवर्नमेंट को देने हैं, और वो भी SII की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो उनको 150 या फिर 160 रुपीज़ की ही प्राइस पर डोज की सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो लगभग 400 रुपये देंगे, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास से 600 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी समझाया था, याद होगा आपको, कि क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम पैसे दे रही है तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कलेक्ट जो है वो स्टेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स के पास से कलेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ नॉट फेयर, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो बदलाव किया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये बदलाव में स्टेट गवर्नमेंट्स को ना तो कंसल्ट किया गया था, ना कि उनको कोई प्रायर नोटिस दी गई थी। अब हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करना जो है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगी, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन और एज ब्रैकेट रखा था आपने, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हर्डल्स थे। अब हम ज़्यादातर जो केसेस देख रहे हैं तो इन केसेस में क्या आ रहा है कि यंगस्टर्स भी जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनकी एज 18 से लेकर 45 के बीच में है। ये मेन ब्रेड विनर्स हैं घर के। तो 600 रुपये पर पर्सन पर डोज, 600 रुपये, तो एक व्यक्ति के हो गए 1200। जस्ट इमेजिन के उस व्यक्ति के घर में 4 लोग हैं तो कितने पैसे हो गए, 4800। आने जाने के आप देख लीजिए, आपको 2 बार 4 लोगों को जाना है, तो मैं पकड़ कर चल रहा हूँ कि लेट्स से कि 300 रुपये हो गए
ट्रांसपोर्टेशन के, तो एक व्यक्ति को 5,100 रुपीज़, एक परिवार को 5,100 रुपीज़ ये 2 डोजेस के देने पड़ेंगे। ये एक बड़ी अमाउंट है एक गरीब परिवार के लिए, दिस इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। तो वो क्या करेंगे? वो डोज लेंगे ही नहीं। अगर डोज उनको नहीं लेंगे तो फिर सिचुएशन ये हो जाएगी कि हम कोविड को हरा नहीं पाएंगे। तो अब राज्य सरकारों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि या तो आप फ्री में प्रोवाइड करें या फिर आप अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करें। ये प्रॉब्लम जो है ये अब स्टेट गवर्नमेंट्स का है। लगभग 2 डजन जितने हमारे राज्यों ने ये कहा है कि वो फ्री में सभी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग, यही होना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने की आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में 35,000 करोड़ रुपीस जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए थे। अब 45 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो उनका टोटल खर्च जो है वो होगा कुछ 10,000 करोड़ रुपए। तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 25,000 करोड़ रुपए, जो बजट वैक्सीनेशन के लिए रखा है जो पैसे, उसमें से 25,000 करोड़ रुपए उनके पास होंगे। तो ये पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए, या फिर बेस्ट तो यही है कि आप जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये पैसे दे दीजिए, जो भी बेस्ट लगे। मैन्युफैक्चरर को पैसे दे दीजिए कि जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये कंपटीशन ना हो स्टेट्स के बीच में कि गरीब स्टेट जो है उनके पास कोई भी वैक्सीनेशन ना आए और अमीर स्टेट के पास बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन आ जाए, उनके पास एक्स्ट्रा डोज आ जाए। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार होना चाहिए कि उनको वैक्सीनेशन टाइम पर मिल जाए। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मई से यंगस्टर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन मीन्स वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो एक शॉर्टेज भी क्रिएट होगी। तो इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। ये जो स्ट्रेटजी है, आई होप इसमें कोई बदलाव आए और इसको और ज़्यादा ईजी बनाया जाए। एटलीस्ट मेरा एक विचार है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस चीज़ को लेकर जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैं कुछ सोच रहा था कि भारत का नेचर कैसा है, हमारे देश जो हैं, हमारा समाज जो है वो ऐसा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो लोग जो हैं वो मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। I'll give you some example. I'm sure आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे। मैं मेरे कुछ दोस्तों की बात बताता हूँ। तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो फ़िलहाल किसी को ऑक्सीजन बॉटल प्रोवाइड करने की मदद कर रहे हैं। किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं है और उनको पता चलता है तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके वो गरीब व्यक्ति की फ़ीस पे कर देते हैं ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें किसी ने उनको बताई नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, राइट। कोई खाना प्रोवाइड कर रहा है, कोई सोने के लिए जो बेड हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, गरीब परिवारों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश में ये जो एक वैक्सीनेशन जो है उसको अगर हम फ्री रखें कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए फ्री, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको अगर पैसे देने हैं तो आप दीजिए वरना ये फ्री है। अगर आप ये कहेंगे कि लेट्स से कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर सके तो वो प्लीज़ जितना अफोर्ड कर सके उतना आप कंट्रीब्यूट करें। अगर आप 100 रुपये दे सकते हैं तो 100 रुपये दीजिए। अगर आप 5 रुपये दे सकते हैं देन एज वेल गिव 5 रुपीज़। और अगर आप 5,000 दे सकते हैं तो आप 5,000 दीजिए। ये पैसों का उपयोग जो है ये क्लीन होना चाहिए। इसके पर RTI अप्लाई कर दीजिए। इसका जो भी ऑडिटिंग है, हिसाब किताब है, वो क्लीन होना चाहिए। तो लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे और वो खुशी खुशी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई मेरी वैक्सीनेशन के पैसे तो ले लो आप, 1,200 रुपये हैं तो भी ले लो, दैट्स फाइन। आई एम गिविंग 2,000 रुपीज़, आई एम गिविंग 5,000, आई एम गिविंग 10,000। कि वो पैसे जो हैं उन पैसों का इस्तेमाल हम, जैसे PM फंड जो था, PM केयर फंड, वैसे ही एक जगह हो जहाँ पर हम अपने पैसे डोनेट कर सकें ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन मिल जाए। तो ऐसी एक चीज़ भी सरकार कर सकती है। दिस इज़ द राइट टाइम। प्रोटेक्टिंग द पुलिस, बहुत सारी जगहों पर कर्फ्यूज़ और लॉकडाउन की शुरुआत फिर से हो चुकी है, राइट। और सारी चीज़ों का जो बंदोबस्त है वो पुलिस को ही रखना है।
अब फर्स्ट कोविड के टाइम पर भी पुलिस वालों ने ही सारे लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया था, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में उन्होंने काम किया है। हेड्स ऑफ टू एवरी पुलिस पर्सनल इन दिस कंट्री। और उसी टाइम पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो साइबर फ्रॉड भी हो रहे थे। एक तरफ आप लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको साइबर फ्रॉड, दूसरी तरफ आपके जो पुराने केसेस हैं उनको भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए भी वक्त निकालना है। तो बहुत मेहनत, बहुत ही ओवर स्ट्रेच रहे हैं पुलिस पर्सोनल। और हमारे देश में कितनी सारी अभी सिचुएशन, ये कोविड-19 के टाइम पर, ये सेकंड वेव में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके परिवारजन जो हैं वो वेटिंग में खड़े हैं, मुक्तिधाम या फिर श्मशान घाट जो हैं उसके बाहर खड़े हुए हैं। वहाँ पर भी टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो झगड़े होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, मेडिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई को मेक श्योर करना, तो ये सारी चीज़ों में पुलिस जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। अब जेल के भी प्रोटोकॉल्स चेंज हुए हैं कि अगर कोई गुनहगार व्यक्ति है तो अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो फिर आपको उस व्यक्ति को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करना है, उसके बाद ही आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति की फिर वो क्रिमिनल जो है उसको आपको एक जगह पर लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर जेल में भी इसी प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे सभी पुलिस पर्सोनल को वैक्सीनेशन मिल जाए। बहुत सारे पुलिस वालों को वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो हो चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारे पुलिस पर्सोनल की वैक्सीनेशन बाकी है। 16 मार्च 2021 पर एक ट्वीट किया था बाय इंडियन पुलिस फाउंडेशन, और इस ट्वीट के मुताबिक 1207 सिक्योरिटी मैन, जिसमें पुलिस मैन और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, 1207 जितने हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल ने अपनी प्राणों की आहुति दी। राइट, दे वर पोस्टेड ऑन दिस ड्यूटी, और कोविड इन्फेक्शन उनको हुआ। 2 लाख जितने हमारे पुलिस पर्सोनल जो हैं उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। तो स्टार्टिंग के टाइम पर जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, 50 लाख रुपए का कवर मिलेगा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में है। अगर कोविड की वजह से दूसरे लोगों की सेवा करते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को 50 लाख मिलेंगे। तो यही इंश्योरेंस जो है वो पुलिस पर्सोनल को भी कवर करनी चाहिए। एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू फॉर देम। दूसरा जो वेव है, ये अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉस। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखे 2019 का, तो भारत का रैंक कोई खास अच्छा था नहीं। आउट ऑफ 117 कंट्रीज हमारा रैंक था 102, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। राइट, और हमारा देश एक खेती प्रधान देश है, कितनी क्वांटिटी में हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा आज भी हमारे देश में इश्यू है, मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ा इश्यू है। अब ये सेकंड वेव जो है, ये किस प्रकार की हालत इस वेव ने की है हम सब जानते हैं। कुछ सर्वेज कंडक्ट किए गए थे, रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस, 3 राउंड्स इसके किए, और इस राउंड से तो यही पता चला है कि जो लोग पहले से गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। जो लोग मीडियम ब्रैकेट में थे, मिडिल क्लास में थे, तो ऐसे लोग भी गरीबी की चपेट में आ गए थे। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो फिर ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो उनके खर्च के ऊपर, खाने पीने के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। ये जो थर्ड राउंड क्रिएट किया गया था, तो इस थर्ड राउंड में ये पता चला कि लगभग 40% जितने जो घर हैं उसने बहुत सारी चीज़ों को, स्टार्टिंग में ही जो पहला लॉकडाउन आया था उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने अपना खाने पीने का जो खर्च था वो बहुत कम कर दिया था। जैसे कि बहुत सारे घरों ने दूध पीना छोड़ दिया, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल, ये सारी चीज़ों जो हैं वो उन्होंने कट की। अब ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगी, तो और ज़्यादा आपको दूसरे डिजीज़ होने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ास करके बच्चों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टंटेड, कुपोषित जो हम कहते हैं, वेस्टेड, स्टंटेड, कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। यानी कि फ्यूचर के ये जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो वीक होगा, ज़्यादा बीमार होगा, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे देश को। और पैसे से भी ऐसा है कि उनकी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे वो, बिकॉज उनका जो बेस है वही वीक है, न्यूट्रिशन का अभाव है। तो ये वक्त है कि सरकार जो है वो एमजी नरेगा को और ज़्यादा एक्सपांड करें,
फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फिर से इसको रिस्टार्ट किया गया है कि पर पर्सन जो है वो 5 किलो राइस या फिर वीट जो है वो पर मंथ दिया जाएगा आने वाले 2 महीनों के लिए। तो ये सरकार ने अभी ऐलान किया है। और दूसरी चीज़ है जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड, जैसे कि पल्सेस जो हैं वो भी इसमें ऐड करने चाहिए लोगों को, एटलीस्ट एमजी नरेगा। और अर्बन एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको भी किसी ना किसी प्रकार की एक गारंटीड जॉब मिले, ताकि वो कुछ भी काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाएं। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और जो बच्चे अब स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो उनके घर तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमें फुलफ़िल करनी होगी, वरना फिर ये जो न्यूट्रिशन को लेकर जो सिक्योरिटी है वो इशू जो है वो और ज़्यादा भयंकर जो है वो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। देव शेट्टी साहब ने यह आर्टिकल लिखा है। द राइटर इज़ ए कार्डियक सर्जन एंड चेयरमैन एंड फाउंडर नारायण हेल्थ। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रिंट किया गया है ये आर्टिकल। पेशेंट्स आर डाइंग इन आईसीयू बिकॉज देयर आर नो नर्सेस एंड डॉक्टर्स। ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज जब हम एड्रेस कर देंगे उसके बाद जो बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा दैट विल बी दिस, कि नर्सेस और डॉक्टर्स न होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है वो आईसीयू में हो रही है। हमारे देश में हर रोज़ लगभग 3 लाख जितने केसेस सामने आ रहे हैं। और स्टेटिस्टिकली अगर बात करें तो 5 लोगों में से 1 लोगों के अंदर जब स्टेटिस्टिकली फॉर एवरी पॉजिटिव पेशेंट देयर विल बी एटलीस्ट 5 मोर पेशेंट्स हु आर पॉजिटिव बट नॉट टेस्टेड। 5 और ऐसे लोग होंगे जिनकी टेस्ट नहीं हुई है। तो अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो हर रोज़ ये 3 लाख नहीं, हर रोज़ 15 लाख जितने केसेस आ रहे हैं, उसमें से 3 लाख हम डिटेक्ट कर रहे हैं, बाकी के जो हैं 12 लाख वो हमारे रीच के बाहर हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए कि जितने लोगों को, अगर ये 3 लाख लोगों को आ रहे हैं या फिर 15 लाख लोगों की बात करें तो 75,000 लोगों को हर रोज़ आईसीयू की आवश्यकता है। हमारे देश में टोटल जो बेड्स हैं 75,000 से 95,000 जितने बेड्स हैं ये, और पीक से पहले ही ये बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इसलिए आजकल बेड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटेंसिविस्ट्स हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करते हैं, उनको भी अगर आप पूछें देन दे आर नॉट श्योर कि अगर उनको इस बेड की आवश्यकता होगी तो क्या उनके लिए ये बेड अवेलेबल होगा। ये सिचुएशन है। और पहली वेव में क्या था कि जो बीमार थे या फिर जो बड़े उम्र के लोग थे उनको ज़्यादा ये कोविड हो रहा था। अब यंगर पेशेंट्स भी हो रहे हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर कुछ दुकानें हैं नज़दीक में, और एक लंबे टाइम से वी आर परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम दोज शॉप्स। एक बेकरी है, एक जो दूध जहाँ पर मिलता है, और दूसरी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर जो ब्रेड विनर्स थे उस परिवार के, जिनकी एज 45 से लेकर 50 के बीच में थी, ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है पिछले कुछ दिनों में। और ये कहानी सिर्फ मेरे पड़ोस की नहीं है, ये कहानी आई थिंक सभी, हर जगह पर ये कहानी आपको देखने को मिलेगी कि किसी के नेक्स्ट डोर नेबर की मृत्यु हो गई, किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो गई, किसी का 23 साल का लड़का या फिर लड़की जो है वो कोविड की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जस्ट इमेजिन कि ये ब्रेड विनर्स जो हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जो परिवार है वो कितनी परेशानियों से गुजरेगा। किसी भी परिवार जन का जाना जो है वो बहुत ही दुखद होता है, लेकिन ख़ास करके वो परिवार का व्यक्ति जो पैसे कमाकर घर पर ले आता, जो घर चलाता था, अब वही नहीं है। तो फिर बाकी के लोग जो हैं वो क्या करेंगे। जस्ट इमेजिन, उनके बच्चों का भविष्य आप देखिए, जो भी प्लानिंग है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो जाएगी। तो हमें बहुत ही कम दिनों में 5 लाख नए आईसीयू बेड्स लगाने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर जो मदद की है तो उसकी वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ने लगी हैं, और कुछ ऐसी आईसीयू बेड और एक्सेसरीज जो हैं उसको हम जल्दी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए बिग चैलेंज। ये अचीवेबल चीज़ें हैं। ये फिलहाल डिफ़िकल्ट हैं बट इट इज़ अचीवेबल थिंग। लेकिन बेड्स से लोग ट्रीट नहीं होते। लोगों को ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स। कोविड से पहले भी अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो 76% शॉर्टेज थी। 76% की शॉर्टेज थी मेडिकल स्पेशलिस्ट्स की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में।
और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, जो फर्स्ट वेव में उन्होंने बहुत काम किया, सेकंड वेव में भी काम कर रहे हैं, दे आर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. कल मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनके सेकंड डोज की डेट थी. इट वाज 45th डे. तो सेकंड डोज की डेट पर जब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पर एक लंबे टाइम से वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और रिलेटिव भी हैं, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं वो. और मेरा ये अनुभव नहीं है, दूसरे लोगों का भी ये अनुभव है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. गरीबों की भी मदद कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ पैसे दे तो भी काम हो, ऐसा नहीं है वो हॉस्पिटल. तो वहाँ पर मैं सेकंड डोज के लिए जब गया था, तो दोपहर का टाइम मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि भीड़ बहुत कम थी. मीन्स होती है जनरली, इज़न्ट इट, दोपहर के टाइम पर. तो आई वेंट देयर, और जहाँ पर जब मैं गया वहाँ पर पूछने के लिए कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा हूँ, इट विल टेक 10 minutes फॉर मी. तो जो नर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए. तो मैं जब वहाँ पर गया, कोई नहीं था. तो उस केबिन में नर्स जो हैं वो बेचारे सो रहे थे. एंड ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि एक लंबी ड्यूटी, सुबह से शाम, यू हैव टू वर्क ओवर टाइम. ऐसे सिचुएशन में तो लोग टायर्ड और एग्जॉस्टेड हो गए हैं. अब हम और ज़्यादा उनको पुश करेंगे, देन दे विल ब्रेक डाउन. उनके भी परिवार हैं, उनके भी पर्सनल इश्यूज हैं, सारी चीज़ें हैं. और हमें चाहिए कुछ लाखों की तादाद में यंग, स्किल्ड, वैक्सीनेटेड नर्सेस, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स, अगर हमें ये बैटल जीतनी है तो. और भारत की ये क्षमता है, हमारी ये कैपेसिटी है कि हम कुछ ही चेंजेस करके, कुछ बदलाव करके, रूल्स में अगर थोड़े चेंजेस हम करें तो एक साथ हम लाखों ऐसे पैरामेडिक्स, नर्सेस और डॉक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. सबसे बड़ा जो इश्यू है आईसीयू को लेकर, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ नर्सेस. हमारे देश में 2.2 लाख ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जीएनएम और बीएससी की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म कर ली है. लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो एक एग्जामिनेशन की वेट कर रहे हैं. एक एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद वो क्वालिफाइड नर्स या फिर जो सर्टिफाइड नर्स है वो बनेंगे. तो ये एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त में अगर वे सारे नर्सेस, राइट, ये जो 2.2 लाख नर्सेस हैं, अगर वो ये कहते हैं कि वो 1 साल के लिए कोविड आईसीयू में काम करने के लिए तैयार है, तो फिर उनको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है. ये एक एग्जाम्पशन अगर उनको दिया जाए तो हमारे पास ऑन द स्पॉट 2.2 लाख नर्सेस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, द सेकेंड ग्रेटेस्ट हर्डल इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स. 25,000 यंग डॉक्टर्स जो हैं, जो अपनी ट्रेनिंग जो है, दे आर अबाउट टू फिनिश देयर ट्रेनिंग इन वेरियस मेडिकल एंड सर्जिकल स्पेशलिटीज़. उन्होंने एनबीई और एनएमसी जो हैं उसमें से अगर उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, और वे डॉक्टर्स जो एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं, अगर वो भी 1 साल के लिए आईसीयू में काम कर, कोविड आईसीयू में काम करने के लिए तैयार है, तो उनको भी एग्जामिनेशन से एग्जाम्पशन दिया जाए, तो हमारे पास 25,000 जितने, लगभग 25,000 जितने मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो ऑन द स्पॉट आ जाएंगे. कुछ ऐसे दूसरे ऐसे कुछ हज़ारों की तादाद में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास डिप्लोमास हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल इनकी डिग्रीज़ को, ये डिप्लोमास को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. तो उनको भी हम रिकॉग्नाइज करके ऑन बोर्ड ला सकते हैं. 1.3 लाख यंग डॉक्टर्स जो हैं वो फ़िलहाल पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए एनईईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. 35,000 जितनी पीजी की सीट हैं हमारे पास. तो बाकी के जो लगभग 1 लाख जितने डॉक्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे, तो उनको भी हम अगर ग्रेस मार्क्स दे दें, राइट, तो उनके लिए भी ये कंडीशन हो सकती है कि वो 1 साल के लिए कोविड आईसीयू में काम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे, 20,000 जितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ओवरसीज, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई ख़त्म की है, वो उन देशों में प्रैक्टिस कर पाएंगे. लेकिन हमारे देश में, जिस देश में उनका जन्म हुआ है, उस देश में वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो ये भी एग्जाम्पशन अगर दिया जाए तो कितने सारे लाखों डॉक्टर्स, नर्सेस को हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं. हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने, देखिए, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था. ऐसे टाइम पर भी वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी. ऐसे वक्त में हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई की और कुछ ही समय में हम पीपी किट्स और वेंटिलेटर के एक्सपोर्टर बन गए. जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको हम एक्सपोर्ट करने लगे कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर. सेम थिंग वी कैन डू विद दिस, कि पीपी किट पहनकर आईसीयू में काम करना जो है, इट्स अ वेरी टफ प्लेस टू वर्क. और कोई भी आप कितने भी पैसे दें, राइट, आपको ये मोटिवेटेड लोग जब तक नहीं मिलेंगे
तब तक यू कैनॉट विन दिस बैटल. तो इतना रिस्क अगर ये यंग डॉक्टर्स और यंग नर्सेज लेने के लिए तैयार हैं तो हमें भी उनको एक लाइफ चेंजिंग गिफ्ट देने की तैयारी जो है वो रखनी पड़ेगी. तो ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंसानों को कहाँ से लाएंगे? वी हैव दिस पीपल, वी हैव टू चेंज सम रेगुलेशंस. और सिर्फ ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आई एम कन्विंस्ड, बट मैं नहीं कह रहा हूँ. ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक डॉक्टर, राइट. ये आर्टिकल किसने लिखा है? एक कार्डियक सर्जन ने, राइट. एक स्पेशलिस्ट ने ये आर्टिकल लिखा है, एक फील्ड के साथ जुड़े हुए इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति का ये सजेशन है. तो आई बिलीव अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली वी कैन जो टेबल है उसको चेंज कर सकते हैं. ये सिचुएशन जो है वो जो माउंट एवरेस्ट की तरह दिख रही है, ये फिर हमें अचीवेबल लगने लगेगी. ये हैं कुछ कल के प्रश्नों के आंसर्स. ये हैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस. पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को देख लीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.